सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह। हम सभी NH BSc कोर्स के माध्यम से थर्ड बैच में आज से क्लासेस का सेकंड इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज से हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज से जो हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम मॉडर्न डायग्नोसिस की कुछ जानकारियां हम चिकित्सकों को आवश्यकता पड़ती है, पहले उसे क्लियर करेंगे और उसके पश्चात हम लोग फिर प्लांट्स बेस पे आएंगे कि 38 रेमेडीज़ के अंदर जो प्लांट्स डले होते हैं मूल रूप से वो क्यों ज़रूरी हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में जिस तरीके से पिछले 2 सालों में फार्मास्यूटिकल वाले बढ़े हैं, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल बढ़ना नहीं कहेंगे इसे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल वे पे काम नहीं कर रहे हैं। 10x10 के या 10x20 के कमरे में चालू करते हैं अपने काम को, बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी अथेंटिक एविडेंस के, बिना किसी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराए और बिना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कराए हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। और ही इसमें और भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक समूह है जो नहीं चाहता है कि प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हो। अगर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होगी तो उसमें कुछ कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन इससे चिकित्सकों को ये जानने में सहायता मिलती है कि जैसे आप देखे होंगे कि मॉडर्न डायग्नोसिस, मॉडर्न मेडिसिन में या आयुर्वेदा में भी ब्लड कल्चर, पस कल्चर या जैसे कैंसर्स वगैरह होते हैं तो उसमें FNAC या बायोप्सी कराते हैं डॉक्टर्स, और जब इससे भी क्लियर नहीं होता है तो पैट स्कैन वगैरह कराया जाता है। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जिस प्रकार से हम बॉडी के एनालिसिस के लिए, अगर मान लेते हैं किसी का पॉलीमॉर्फस या न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, 80% से ऊपर चला गया है, तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे अगर कोई एलोपैथी वे में AC लॉक जैसी मेडिसिन भी देता है तो वो भी मेडिसिन बॉडी के अंदर रिएक्शन का कारण बनती है। कब? जब पॉलीमॉर्फस या न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो 75% से 80% या उससे भी अधिक हो तब। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जब व्यक्ति को कोई मेडिसिन खिलाते हैं, ख़ासतौर पे मॉडर्न मेडिसिन में, तो वहाँ पे वे पल्स कल्चर या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर या बायोप्सी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को, रोगी को किस बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, किस प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग, किस फंगस के रिगार्डिंग और किस वायरस के रिगार्डिंग डिजीज़ हुई है। तो जब हमको ये पता चलता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के माध्यम से, तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल साइंस में जब हम स्पैजरिक का कोई फॉर्मुलेशन जनरेट करते हैं तो उस फॉर्मुलेशन की भी एक्सपेरिमेंट होती है, और प्लेट, विभिन्न प्रकार के टेक्निक के माध्यम से, प्लेट के माध्यम से, जैसे आप लोग देखे होंगे MP डाल करते हैं तो एक स्लाइड प्लेट बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी इलेक्ट्रोहोमोपैथी रेमेडी का निर्माण होता है तो निर्माण करने के बाद पश्चात उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी मूल रूप से आती है, क्योंकि केमिकल अगर मिला होगा तो आपको केमिकल एवोल्यूशन कराना पड़ेगा। जैसे कई चिकित्सक गणों का कहना है 1:9 के अकॉर्डिंग हम अल्कोहल मिला करके, अल्कोहल दैट मीन्स या तो रेक्टिफाइड स्पिरिट होगा या तो एथेनॉल अल्कोहल होगा। एथेनॉल अल्कोहल होगा तो 99% वॉल्यूम वेट होगा, और अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट होगा तो 90 वॉल्यूम वेट पर वॉल्यूम होगा। ये ज़रूरी होता है, अगर इसमें आप गलत करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। और जब केमिकल आप डालेंगे तो उसका माइक्रोबायोलॉजी कैसे होगा, उसका तो केमिकल एवोल्यूशन होगा ना। तो केमिकल एवोल्यूशन जैसे ही आप रिपोर्ट देंगे तो आप तो किसी केमिकल के रिगार्डिंग आते ही नहीं हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक जो होते हैं वो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो आते हैं फूड्स में। अब जब फूड्स का है तो उसमें केमिकल का रोल प्ले कहाँ है?
और अगर कोई केमिकल उसमें डाल करके मेडिसिन बना रहा है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन कैसे हुई? ये सवाल है आप चिकित्सक गणों से। दूसरी चीज़ है कि कई लोगों का कहना है कि सर हम प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं कराते, फार्मास्यूटिकल वालों को फार्मास्यूटिकल वे पे छोड़ देते हैं। भाई जब तक चिकित्सक को ये नहीं मालूम होगा कि वो मेडिसिन मदर टिंचर बेस्ड क्रूड बनाया गया, फर्स्ट को, सेकंड को फर्स्ट बोला गया, थर्ड को सेकंड बोला गया और DX4 को थर्ड कहा गया। और यही कारण है कि सभी चिकित्सक गणों से जब आप पूछिएगा तो ये क्या है तो वो बोलेगा D4 है। D4 नहीं है भैया, D4 अलग चीज़ है और डिस्टिलेशन बेस या D3 बेस अलग चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप दोनों को मिला देते हैं तो परिणाम आपको गलत भोगने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पढ़ते आए हैं बरसों बरस से कि डाइल्यूशंस 10 होते हैं, 1 to 10। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो वहाँ पे डाइल्यूशंस 30 तक होते हैं और फिर पोटेंसी जब होती है तो उसमें होती है 200, 500, 1M, 10M। और अगर वही सेंटिकुलर में जाते हैं तो वहाँ पे आती है 1C, 2C, 3C, 4C, 5C। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम जब सेकेंड वे में सेकेंड डाइल्यूशन दे रहे हैं, D2 दे रहे हैं, तो अगर क्रूड से बना हुआ D2 होगा तो हो गया D3 एक्चुअल में। लेकिन अगर D3 बेस से आप दे रहे हैं, या कोई भी जानता है कि न्यूट्रल वे में अगर हम मेडिसिन देते हैं तो रिएक्शन के या एग्रीवेशन के चांसेस नहीं होते हैं। और D2 जो होता है वो एक्यूट वे में न्यूट्रल होता है, तो D2 देना सबसे उचित माना गया है कहीं पे भी। अब इसमें अगर क्रूड वाले से पूछिएगा तो वो बोलेगा नहीं D1 दीजिए, जबकि D1 एग्रेवेटिव होती है, कॉन्सनट्रेटिक होती है एक तरह से। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में तो ये इसलिए ज़रूरी होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ताकि चिकित्सकों को ये पता चल सके कि वो जिस प्रोटोजोआ, किस फंगस, किस वायरस, किस बैक्टीरिया के रिगार्डिंग रेमेडी दे रहे हैं। सपोज मान लेते हैं किसी के पास ई कोली बैक्टीरिया डिफाइन हुआ, आपने टेस्ट कराया, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराई और उसमें निकल के आया कि व्यक्ति को ई कोली ग्राम नेगेटिव है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि ई कोली ग्राम नेगेटिव के रिगार्डिंग कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि कंपनियों ने तो बताया नहीं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि भाई कौन से फॉर्मुलेशन में या कौन से प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के तहत ई कोली बैक्टीरिया कहाँ पे डिफाइन होता है, किस फॉर्मुलेशन में। अगर वो मालूम होता तो चिकित्सकों को ये पढ़ाया जाना चाहिए था। और जब वो पढ़ाया जाता तो जहाँ पे आप कल्चर कराते हैं वहाँ पे हमको कल्चर तो हम बिल्कुल कराते, लेकिन वहाँ पे हम एलोपैथी की मेडिसिन डालने के बजाय वहाँ पे हम डालते कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फला प्रोडक्ट है और उस चीज़ को वहाँ पे चिकित्सकों को देना चाहिए। कितना देना चाहिए वो फार्मास्यूटिकल बताती, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि रेमेडीज़ बनाई जा रही हैं और कुछ भी डाल दे रहे हैं। मैं देखा यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी का सर्वे करके आया, खुद नहीं जानते थे कृष्णारायण सिंह कौन है। जब वहाँ सर्वे किया तो देखा वहाँ भारी मात्रा में एवियन करके एक टैबलेट कैप्सूल आती है विटामिन ई की, वो पड़ी हुई थी। और क्यों? ताकि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसको डाल सकें। भाई ऐसा मत करो, इज्जत आपकी नहीं होगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रहने दो। तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं जो क्लास, वो विशेष इसलिए है क्योंकि अगर एक चिकित्सक हैं हम और चिकित्सक को अगर मॉडर्न डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम करना नहीं आता है तो मैं मानता हूँ कि अभी भी वो पिछड़ा हुआ है। मॉडर्न डायग्नोसिस में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मॉडर्न डायग्नोसिस का। रोग स्वास्थ्य के विपरीत जो स्थिति होती है उसको रोग कहते हैं। शरीर के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं का जो उचित रूप होता है, जो उचित रूप होना चाहिए, जठराग्नि के सम होना चाहिए। रस, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और शुक्र की उचित परिणाम में होना चाहिए। मतलब जिस बैलेंस पे होता है उस बैलेंस पे होना चाहिए उसको। स्वेद, मूल,
मूत्र आदि के का जो समय होता है उस, या यूं कहें कि जो मल त्याग या मूत्र त्याग का जो समय होता है उसे उचित परिणाम के योग, मतलब उसको जब समय आता है तो उचित समय पे उसका त्याग भी उतनी ही मात्रा में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो परेशानी होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ठीक से ज्ञान होना, वाणी, भुजाओं, पैरों, मल और मूत्र इंद्रियों का कार्य क्षम होना चाहिए। मन का प्रसन्न होना या मन का प्रसन्न रहना चाहिए। ये स्वास्थ्यता के लक्षण हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो इन सभी तथ्यों का मूल रूप से पाया जाना या मूल रूप से उसका उत्सर्जन, उसका त्याग होना अति आवश्यक होता है। इनकी विपरीत स्थिति को हम रोग कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लक्षण हैं। इनके विपरीत की जो स्थिति होती है जिसे हम रोग कहते हैं, उसमें एक उदाहरण देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति में उपयुक्त सभी लक्षण में केवल मन प्रसन्न नहीं है तो उसे स्वस्थ नहीं कह सकते, और उसके मन को प्रसन्न करने की चिकित्सा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो किसी प्रियजन की मृत्यु में शोकाकुल हो या शोकाकुल है, वह किसी उत्तरदायित्व को निभाने में उतना ही असमर्थ हो सकता है जितना कि एक फीवर से पीड़ित व्यक्ति होता है। अतः वह अस्वस्थ है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोध में है तब भी उसकी कामेंद्रियां होती हैं वो संतुलित कार्य करने में असक्षम होगी, और वो जब तक क्रोध मुक्त है, भूविभूत है, तो मतलब उसका क्रोध अभी नहीं उतरा है, तब तक वो स्वस्थ कहलाने के लायक नहीं है, स्वस्थ कहलाने के योग्य नहीं माना जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति उचित मात्रा में आहार करता है, समय पर मल मूत्र का त्याग करता है और ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियां जो होती हैं वो ठीक काम कर रही हैं, क्रोध, शोक आदि से भी वो अभिभूत नहीं है, परंतु उसके मूत्र में शक्कर या शकरा जाती है, तो वह अस्वस्थ है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति या उसकी त्वचा जो है वो पीड़िकाय है, मतलब पेन है उसमें, तो जो पीड़ा होती है, जो पीड़ा की कंड होती है वो, तथा कभी कभी फीवर भी हो जाती है, तो ये एक सामान्य व्यक्ति भी उस रोगी की संज्ञा देगा। मतलब अगर किसी को इस टाइप का होता है तो उसको हम डायग्नोज करते हैं और पाते हैं इस टाइप का हो रहा है, तो उस जगह पे व्यक्ति को रोगग्रस्त कहा जाएगा। एक सामान्य सी बात है, यदि ये ही लक्षण तीव्र रूप से उपस्थित होकर उसे चारपाई पर लेटने के लिए बाध्य कर दें, तो कोई भी उसे रोगी कहने में नहीं हिचकिचाएगा। उपयुक्त उदाहरण में ये एक बात है कि स्पष्ट रूप से व्यक्ति को ये जानना है कि अस्वस्थताएं ऐसी हैं जिसमें शारीरिक विकृतियों स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और कुछ में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रथम उदाहरण में विकृत मानसिक है और दूसरे में शारीरिक। अतः प्रथम की जो विकृति है वो मानसिक रोग, और दूसरी जो प्रकार की जो विकृतियां हैं
विकृतियों को शारीरिक रोग कहते हैं। अर्थात अगर किसी का अधिष्ठान भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक, दूसरा शारीरिक। क्रोध, शोक, भय, लोभ, मोह, विनम्र, उन्माद, पागलपन, हिंसा, चोरी, असत्य बोलना, आत्महत्या एवं अपराध करने की प्रवृत्ति आदि मानसिक रोग कहलाते हैं। तथा ज्वार, सूल, पीड़िका, कंड, खांसी, जुकाम, मूत्र अवरोध, मधुमेह आदि शारीरिक रोग हैं। यद्यपि ये स्पष्ट रूप से दो विभिन्न प्रकार के रोग समूह हैं, परंतु मन और शरीर का पारंपरिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि शारीरिक रोग का प्रभाव मन और मस्तिष्क रोगों का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है तथा एक प्रकार का रोग दूसरे प्रकार के रोग को उत्पत्ति में सहायक होते हैं। मानसिक रोग वेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि अधिकांश रोग में जड़ मन में है और उनकी मानसिक चिकित्सा मन मात्र से शांत कर दिया जाए तो रोग ठीक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक के विकास के साथ धीरे धीरे ये स्पष्ट होता चला जा रहा है कि यदि मानसिक रोगी की चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया जाए तो चिकित्सालयों में की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके जो रोगी होते हैं उनकी संख्या शारीरिक रोग से कम नहीं है। और यदि मानसिक रोगी को चिकित्सा की समुचित प्रबंध किया जाता है, हॉस्पिटल्स की आधी चारपाई पर मानसिक रोगी अधिकार जमा लेंगे। जैसे जैसे संसार में औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे मानसिक रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चिकित्सा को निमित्त आने वाले अधिकांश मानसिक व्याधियों से जिनका प्रकटीकरण शारीरिक लक्षणों से होता है, पीड़ित होते हैं। जिन शारीरिक रोग के बारे में यह सिद्ध हो मनःक्रिया रोग, उनको हम लोग साइकोमैटिक डिजीज कहते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर या साइकोमोटिक रेमटिज्म आदि। शरीर रोग को तो प्रायः मन से भी प्रभाव देखने में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिन से फीवर ग्रस्त हो, ज्वरक्रांत है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और जो लोग दिन रात उसकी सेवा में लिप्त होते हैं, रत लगे रहते हैं, दवा उन्हीं के लगे रहते हैं, उन्हीं की मतलब बोलना चाहिए, उसका जो मन होता है, उनका जो वो कभी कभी वहाँ सबसे बड़ा उन्हीं को शत्रु मान लेते हैं जो उसकी सेवा कर रहे होते हैं। दवा उसको विष के समान लगती है और विष को ही वो हिवाह अमृत समझने लगता है। तीव्र ज्वर तथा विस्मय आदि में प्रलाप प्रायः देखने को मिलता है। कुछ मानसिक रोग तो शारीरिक वृत्तियों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे मस्तिष्क में ट्यूमर से पागलपन। पागल का सर्वगंधिघात तंद्रकार मस्तिष्क शोथ, जिसको हम लोग एनाफिलेक्टाइटिस लेरेंजिया से कहते हैं, से उत्पन्न मानसिक विक्षिप्ति शरीर अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं का विकृत
ब्रेन मैटर की विकृति पर होता है। मॉडर्न डायग्नोसिस वाली जो पुस्तक मैंने लास्ट लिखी है, ये वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को लगता है ये पुस्तक लेनी चाहिए तो बिल्कुल बुकिंग करा लीजिएगा। ये पुस्तक अप्रैल माह में जो 2150 रुपये इसका निर्धारित मूल्य है, ये पुस्तक मात्र 1500 रुपीज़ में कुरियर चार्ज और विदाउट कुरियर, आप जैसे लेना चाहें 1500 रुपये में एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। इस पुस्तक की एडवांस बुकिंग जो है वो जस्ट 10 तारीख तक होगी। 10 तारीख के बाद ये पुस्तक मार्केट में सुचारू रूप से मिलने लगेगी। अगर आप 10 पुस्तक लेते हैं, 10 पुस्तक का यूँ तो मूल्य होता है 21,500 रुपये, बट आप इस पुस्तक को केवल 15,000 रुपये में पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और कुरियर चार्ज के लिए आपको अलग से जो पुस्तकें होती हैं, क्योंकि पुस्तक जो है वो 900 ग्राम के आसपास की है, तो वहाँ पे पुस्तक 1 किलो का बिल्कुल चार्ज आपको एक पुस्तक के पीछे लगता है। अगर 10 पुस्तक ले रहे हैं तो 10 पुस्तक के लिए आपको 1500 रुपये अलग से डालने होंगे। तो 15,000 की पुस्तक के लिए, मतलब अगर 10 पुस्तक आप ले रहे हैं तो 15,000 की पुस्तक आपको मिलेगी, और इसमें 1500 रुपये आपको पोस्टल चार्ज अलग से देना होगा। मतलब 16,500 रुपये में आप इस पुस्तक की 10 प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंडोक्राइनो एडिम्स की और नर्वस सिस्टम की, तो विकृतियों से मानसिक रोग का होना सर्वविदित होता है। अब रोग का निदान है, तो रोग का निदान हम दूसरे वीडियो में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मैथोडोलॉजी।